हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट को देखेंगे, जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पोषक तत्व, इसके अलावा भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास कर लिया है। आगे हम लोग इसके अगले यानी कि पेज नंबर 5 से हम लोग पेन डाउन करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट में सभी पार्ट की वीडियो हैं, आराम आराम से उसे आप लोग पेन डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें हम लोग चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक था घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो है दो तरह के हैं। एक जो है आपके विटामिनों के समूह, जिसे हम लोग बी कम्प्लेक्स कहते हैं, और इसमें जो है आपका विटामिन सी, ये जो है जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं तो विटामिन ए, डी, ई के, ये सभी के सभी वसा में घुलनशील है। तो आज हम लोग देखेंगे इनके स्रोत, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन के स्रोत। तो इसमें तो मात्र दो ही है। एक विटामिन बी के समूह को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, मात्र इसमें आपका दो ही है। तब इनके स्रोत को हम लोग देखेंगे। विटामिन बी1 की प्राप्ति जो है होती है हमें हाथ का कूटा हुआ चावल, गेहूं का दलिया, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली, दाल, फल, हरी सब्जियां से हमें विटामिन बी1 की प्राप्ति होती है। और विटामिन बी2 की प्राप्ति हरी सब्जियां, ईस्ट, दूध, यकृत से होता है। विटामिन बी6 दूध, ईस्ट, यकृत, साबुत अनाज एवं अंडा से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। विटामिन 12 मांस, मछली और यकृत से हमें विटामिन 12 की प्राप्ति। इसके अलावा विटामिन सी नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्ची से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत कौन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत आपका ए, डी, ई के। तो जो विटामिन ए के स्रोत हैं, पालक हो गया, जार हो गया, पपीता हो गया, पके आम, दूध, रंगीन सब्जियां, मछली का तेल, इन सभी स्रोतों से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। विटामिन डी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सूर्य के किरण से हमें विटामिन डी, इसके अलावा मछली के तेल से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होता है। विटामिन ई हरी पत्तीदार सब्जियां, गेहूं, दूध, मक्खन, टमाटर से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विटामिन के की प्राप्ति हमें पत्ता गोभी से, यानी कि बंदा गोभी से आपका होता है। अगला हमारा इसमें है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होते हैं? शरीर को अल्प मात्रा में जो है हमको आवश्यकता है, और उचित विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में जो है खनिज का होना अति आवश्यक है। जैसे कि लोहा, रक्त में लाल पिगमेंट और तथा हीमोग्लोबिन है। रक्त में लोहा, लाल पिगमेंट तथा हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा कैल्शियम तथा फास्फोरस, ये हड्डियों तथा दांतों में आपको देखने को मिलता है या पाया जाता है। शरीर में ये जो है बड़ी मात्रा में, यह शरीर में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला खनिज लवण है। इसे मैक्रो एवं प्रमुख खनिज के नाम से भी जानते हैं। लोहा यानी कि लौह तथा आयोडीन, यह शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग सूक्ष्म खनिज भी कहते हैं। अब एक नंबर से इसकी विशेषता को हम लोग देखेंगे। एक नंबर में हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम जो हड्डियों तथा दांतों में सहायता प्रदान करता है। रक्त का थक्का बनाना जीवन रक्षक इसका कार्य है। मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखता है। मुख्य रूप से दूध तथा इसके उत्पाद से जो है इसकी हमें प्राप्ति होती है। इसके अलावा पालक, मेथी, हरी सब्जियां से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। दूसरा हमारा आयरन है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन के सभी भागों को पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। पालक, मेथी, पुदीना, पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा, अंडा के जर्दी, गुड़, खजूर और अनार से हमें आयरन की प्राप्ति होती है। टॉपिक नंबर 3 आयोडीन। आयोडीन शरीर में थायराइड ग्रंथि की सुचारू प्रणाली के लिए जो है यह अति आवश्यक है। इनके स्रोत देखा जाए तो आयोडीन युक्त नमक, इसके अलावा समुद्री भोजन। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति जो है बौनेपन का शिकार हो जाता है। इसमें बौनेपन में क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास अत्यंत संकुचित यानी कि रुक जाता है। भोजन प्रबलीकरण, भोजन में सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों को शामिल करना ही भोजन प्रबलीकरण कहलाता है। पोषक तत्वों का एक और अन्य भाग हमारा रुक्षांश है। भोजन में यह आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसे खाने योग्य रेशा भी हम लोग कहते हैं। वास्तव में ये सेलुलोज होता है। वास्तव में रुक्षांश जो है आपका ये सेलुलोज होता है।
वास्तव में ये जो है सेलुलोज होता है जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है, जो पादप कोशिकाओं का कोशिका भित्ति है। इसकी प्राप्ति हमें साग खाते हैं हम लोग, सलाद खाते हैं, छिलके वाले फल, हरी ताज़ी सब्जियां, साबुत अनाज, इन सभी चीज़ों में हमें रुक्षांश की प्राप्ति होती है। शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, यह किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं है। इसके अलावा रुक्षांश जो है, रुक्षांश की उपस्थिति से जो है भोजन का आयतन बढ़ जाता है। यदि हम रुक्षांश का सेवन करते हैं, ये तो हमारा भोजन में है, तो इसकी उपस्थिति से जो है भोजन का आयतन बढ़ जाता है। ये अपचे यानी कि अपचे भोजन यानी कि मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। भोजन में इसकी कमी से जो है मल आसानी से नहीं निकल पाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि कब्ज हो गया, यानी कि कब्ज की स्थिति इसे कहते हैं। पादप स्रोतों से प्राप्त नॉन वेजिटेरियन व्यक्तियों को जो होता है वो कब्ज की शिकायत अधिक होता है। वो पादप स्रोतों से जो है कम चीज़ को लेते हैं, इसलिए उन्हें जो है शिकायत जो है अधिक रहता है कब्ज की। अगला हमारा है जल, वाटर। यह भी जो है हमारे भोजन का एक मुख्य पोषक तत्व है, जल। शरीर में जो है 60 से 70% जो है जल पाया जाता है। मानव के शरीर में जो है 60 से 70% जल पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य को जो है प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता है। जल का कार्य क्या है? तो अपचे भोजन तथा शरीर के कचरे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। सबसे प्रमुख घोलक हमारा जल ही होता है। शरीर में होने वाले सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया जलीय माध्यम से ही होती है। शरीर को अधिक जल का निकलना ही निर्जलन कहलाता है, जिसे हम लोग डायरिया के रूप में जानते हैं। शरीर से अधिक जल का निकलना निर्जलन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है। संतुलित आहार क्या होता है? तो पूरे दिन में जो कुछ खाते हैं उन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिन्हें हमें शरीर की आवश्यकता है। इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पदार्थ, खनिज, लवण, विटामिन, रुक्षांश तथा जल समुचित अनुपात में और मात्रा में होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो जो है आपका संतुलित आहार नहीं है। तो ये सभी के सभी आपके होना चाहिए। इसके अलावा सब्जियों और फलों को पकाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि फलों एवं सब्जियों को पकाते समय उससे कौन सी विटामिन जो है निकल जाता है, तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। भोजन में वसा की मात्रा अधिक जो है मोटेपन को आपको शिकार बना सकता है। अधिक जो है वसा का सेवन कर रहे हैं तो आप जो है मोटे हो सकते हैं। लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव में जो है जो रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। शिशु में प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोकर नामक रोग होता है। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है शिशु में मेरेमस रोग देखने को आपको मिल सकता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उनकी विशेषता क्या है? जैसे कि विटामिन ए की कमी से जो है दृष्टि क्षीणता या रतौंधी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि रात में जो है कम दिखाई देता है। विटामिन B1 से जो है बेरी होता है, बी से बेरी। इसमें क्या होता है, ऊर्जा में हमें कमी हो जाती है, कमज़ोर हमारा पेशिया हो जाता है। विटामिन B2 कमी से मुंह आना, जिसे हम लोग बोलते हैं कि मुंह हमारा फर गया है। इसमें हमारा जीभ, ओंठ में छाले पड़ जाते हैं। जो भी हमारा जीभ है और ओंठ है उसमें जो है छाले पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं। विटामिन B6 और विटामिन B12 इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ा फूलना, घाव का जल्द नहीं भरना यानी घाव जल्द नहीं ठीक होना, ये सब विटामिन सी के निशानी हैं। विटामिन डी जो है, विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। इसमें अस्थिया हमारा कमजोर हो जाता है, मुलायम होकर जो है मुड़ जाता है। इसके अलावा विटामिन ई से हमें जो है जनन क्षमता में कमी आती है। अगर हमारे शरीर में जो है विटामिन ई की कमी हो गया है तो जनन क्षमता में कमी आता है। जनन अंग तथा पेशियां सुचारू रूप से जो है काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा विटामिन के जो है इसकी कमी से जो है रक्त थक्का नहीं बनता है, यानी कि अगर आपका कहीं पे शरीर जो है कट गया या फट गया है तो रक्त जल्दी से यहाँ पे बंद नहीं होता है। तो ये विटामिन के, तो विटामिन के स्रोत क्या थे आपको पता है कि तो पत्ता गोभी जो थे विटामिन के आपके स्रोत थे। अगला पॉइंट हमारा है खनिज तत्वों से होने वाले रोग। खनिज तत्वों से होने वाले रोग कौन से, उनकी विशेषता क्या है? तो कैल्शियम की कमी से जो है रिकेट्स तथा दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से जो है रिकेट्स तथा दंत क्षय होता है। इसकी विशेषता है कि हड्डियों एवं दांत हमारे जो है कमज़ोर हो जाते हैं।
फास्फोरस की कमी से जो है रिकेट्स एवं दंत क्षय होता है, इसमें भी हड्डियाँ एवं दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसमें हमारे गले की थायराइड ग्रंथियाँ जो है फूल जाती है और व्यक्ति जो है मंद बुद्धि का हो जाता है। लोहा की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, इसमें जो है हमारा रक्त की कमी हो जाता है। सोडियम एवं पोटेशियम की कमी से मिचली एवं उल्टी आती है, इसमें हमारा जो है सिर जो है चक्कर देता है। तो ये रहा जो है आपके खनिज से होने वाले जो है रोग, इसके अलावा इनके विशेषता। अब जो है छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको हम लोग पेन डाउन कर लेते हैं। जैसे कि दूषित जल पीने से जो है अतिसार बीमारियां होने की संभावना रहती है। बासी खाना में खटास आता है खमीर के किण्वन के कारण। तो बासी खाना में जो है खटास आता है खमीर में किण्वन के कारण। प्रोटीन के छोटे छोटे अणुओं को जो है एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। वसा को हम लोग शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं। वसा के कारण शरीर से ऊष्मा का ह्रास होता है। वसा के कारण से ही हमारे शरीर से जो है ऊष्मा का ह्रास देखने को मिलता है। प्रोटीन और विटामिन से हमें कोई जो है ऊर्जा नहीं मिलती है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। वसा विटामिन ए डी ई के का अवशोषण करता है। वसा जो है विटामिन ए डी ई के का जो है अवशोषण करता है। शरीर में दो तरह के विटामिनों का निर्माण होता है, एक हमारा विटामिन डी और विटामिन के। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है दो तरह के विटामिनों का निर्माण होता है, तो विटामिन डी और आपका के। जो आपका सूर्य जो विटामिन डी होता है ये सूर्य से संश्लेषित करती है हमारे शरीर, और वही विटामिन के जो है बैक्टीरिया द्वारा मलाशय के अंदर संश्लेषित होता है। तो हमारे शरीर में मात्र दो विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी जो है हमारा सूर्य से संश्लेषित करता है, इसके अलावा बैक्टीरिया द्वारा जो है मलाशय के अंदर संश्लेषित होता है। तो ये रहा आज के टोटल आपके NCERT और SCERT के कंबाइंड नोट्स। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे अपने पेज पर जो है ज़रूर उतारने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।